नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की अवकाश प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर उषा कश्यप की लिखी हुई कहानी पंख मिल गए। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। सतीश शाम को घर आते ही पत्नी किशनी से बोला, आज तो बहुत थका दी हो ठेकेदार ने, देह टूट सी रही है। कछु पैसा मिलो आज, रोटी बनावे को आटा भी ना है, दोनों बच्चे भूखे हैंगे, गुड़ की डली दी है। किशनी आसपास से लाई हुई लकड़ियों के गट्ठर वो खोलती हुई बोली। 50 रुपए का नोट किशनी को देते हुए बोला, अमित को बनिए की दुकान पर भेज के मंगवा ले और जल्दी रोटी बना, भूख के मारे दम निकल रही हो है। पूरी दिहाड़ी कभी ना देवे ये ठेकेदार, महंगाई की तो पूछो मती, और 150 रुपये दिहाड़ी देने में भी उसे जोर पड़े हैं। जाने बेईमान कितना पैसा लूटेगो, क्रोध में बड़बड़ाते हुए बोली। सतीश चारपाई पर लेटकर सुस्ताने लगा। चूल्हे में लकड़ियों को जलाने से धुआं निकल रहा था। वो आंखें मलते हुए सोचने लगा कि आमदनी कैसे बढ़ाए। आज ठेकेदार कह रहा था कि दूसरे राज्य में ईंट बनाने वाले मजदूरों की ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा मजदूरी है, पर अपना गांव तो छूट जाएगा। आगरा से कुछ दूरी पर अछनेरा गांव, यहीं पैदा हुआ, यहीं स्कूल में 6ठी क्लास तक पढ़ा, यहीं माँ बाप का साया सर से उठने के बाद वो अपने पिता की तरह राजमिस्त्री का काम करने लगा। गांव में काम ज़्यादा नहीं मिलता और दिहाड़ी भी कम है। अब 2 बच्चे हैं, कई दिन तक काम नहीं मिले तो गुजारा मुश्किल हो जाता है। उसके गांव का सुरेश दिल्ली में दिहाड़ी पर काम करता है और वहीं परिवार को लेकर अच्छे से रह रहा है। उसने अपने साथ चलने की सलाह भी दी, पर सतीश गांव छोड़ने को राजी नहीं हुआ। किशनी अपने को सतीश से ज़्यादा समझदार मानती है, गुस्सैल स्वभाव की है। वो तो यहाँ से जाने को तैयार है और सतीश से आए दिन लड़ती है कि यहाँ कौन सा राजपाट है जो छोड़ने पे मन नहीं करता। फुकनी से चूल्हे में हवा से धुएं को आग में बदल रोटी सेक कर पहले बच्चों को दी, फिर थाली सतीश के सामने रखकर बोली, सब्जी लाने को पैसा नहीं बचे, चटनी बना दी है। वो सुबह से शाम तक मेहनत करके 2 जून की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है। आगे तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी होगा। उसने कहा, बच्चा उनको खिला के तू भी यहीं आके खा ले। किशनी बोली, आज बड़ो प्यार आ रहो है। उसने देखा कि किशनी की थाली में 2 ही रोटी हैं। बोला, कम क्यों बनाई रोटी, आटा तो मंगवाया हो तो। आज अमित और अखिल ने 1-1 रोटी और मांग ली। बढ़ती उम्र में भूख ज़्यादा लगे है, मोए आज भूख ना आए। माँ की भूख तो बच्चों को खिलाकर ही मिट जाती है। बच्चे सो गए तो उसने किशनी को कहा, तेरी चाहना है कि कमाई बढ़े तो तू मेरे संग काम करने दूसरे ठिकाने पे चल। ठेकेदार कह रहा है कि राशन मिलेगा और 1000 ईंट बनाने के 400 रुपया मिलेंगे, महीने में 1000 रुपये भत्ता देंगे। किशनी ने खुश होकर पूछा, कहाँ जावेंगे? मैं ईंट सांचे में भर दूंगी और कर दूंगी काम, पर तुम तभी यहाँ कहियो जब कई लोग गांव से इकट्ठा होकर जावें। कल सब बात तसल्ली से पूछ के आऊँगो, कहकर सतीश ने आंखें बंद कर लीं। अगले दिन किशनी ने सतीश को काम पर जाते समय खाने के डिब्बे वाला थैला देकर ताकीद की कि सब ठीक से पता कर ले। वो बेसब्री से पति की वापसी का इंतज़ार कर रही है। सतीश ने बैठते हुए कहा, कहीं दूर जगह पर ले जावेंगे। जगह का नाम तो ठेकेदार भी ना जाने हैं, पर वो कह रहे हो कि फ़िक्र की कोई बात ना है। वो आजकल में जवाब चाहे, नहीं तो और कोई ठेकेदार लेबर भेजन को राजी हो जावे को। जो हाँ करी तो 4 दिन बाद जावे को तैयार रही हो। जगह का नाम पतो है नहीं, कितनी दूर है, कब वापस आवेंगे, खाने का रहने का इंतजाम कैसे होवे को। किशनी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ठेकेदार को कछु न पतो, वो तो मजदूरी का रेट बता रही हो है। कोई बड़ा आदमी है जो सबे ले जावे को। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भैया क्या करें। सतीश ने जवाब दिया, यहाँ पड़े रहने से तो अच्छो है कि एक बार जाके देख लें, सब जावेंगे तो डर की कोई बात ना है। किशनी ने सुझाया। करीब 20 परिवारों ने एक दूसरे की देखा देखी जाने की हामी भर दी। कुछ मजदूर अपने घर के बड़ों की वजह से नहीं जा रहे। ठेकेदार ने बताया कि 2 दिन बाद सुबह ट्रक आएगा, सब परिवार तैयार रहें। निश्चित समय पर गठीले और ऊंचे कद के सूट बूट वाले साहब जी ट्रक में ड्राइवर और 2 आदमियों के साथ आ पहुँचे।
ठेकेदार ने अपने कमरे में उनका स्वागत करते हुए जलेबी, कचौड़ी और चाय का इंतज़ाम किया। साहब जी ने धीरे से उसे कुछ कहा तो ठेकेदार ने उन्हें आश्वासन दिया कि सब मजदूर अपनी मर्जी से जाने को तैयार हैं। सब गरीब लोग हैं, खाने को रोटी मिल जाए बस। मजदूरों को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। घोषणा की गई, खाने के लाले पड़े हों तो फ़ोन कहाँ से लेंगे। सिर्फ एक के पास फ़ोन मिला। उसे मुट्ठी में कुछ नोट दबाकर फ़ोन ले लिया, सिम निकालकर चुपचाप तोड़ दिया। ठेकेदार ने समझाया, भट्टे शहरों से बाहर दूर होते हैं, बात ही नहीं कर सकते, इसलिए फ़ोन का रखना बेकार है। साहब जी ने ठेकेदार को नोटों की गड्डियों से भरा बैग थमाकर कहा, अब तुम मौज करो। ठेकेदार ने 5 आगरा के पेठे के डिब्बे उसको विदा करते हुए देकर कहा, हमारे यहाँ का पेठा दुनिया भर में मशहूर है, अपने मालिक को भी खिलाना। साहब जी ने साथ आए आदमी को डिब्बे रखने को और मजदूरों को ट्रक में बिठाने को कहा। किसी गांव वाले को इस लेन देन की भनक तक नहीं लगी। सतीश ने ठेकेदार को एक तरफ ले जाकर कहा, एक बार हमारे सामने साहब जी से रहने की, खाने की, रेट की और भत्ते की सब बात साफ कर दो। आप हमारे संग चलो, हमें छोड़ के वापस आ जाइयो। वो घर के बाहर ठीक हिंदी बोल लेता है। ठेकेदार शातिर है। वो तो साल भर से गांव में पंचायत भवन बनवाने आया था। अब उसका यहाँ काम ख़त्म होने को है। एडवांस इन मज़दूरों के बल पर ले लिया है। उनके हितों की उसे रत्ती भर भी चिंता नहीं है। अपनी व्यस्तता बताते हुए उसने कहा, मैंने साहब को कह दिया है कि मेरे आदमियों का पूरा ध्यान रखें, फिक्र मत करो। चलो सब ट्रक में बैठो। बच्चे, औरतें और अंत में आदमी सब गठरियाँ लेकर ट्रक में चल दिए। सतीश का प्रश्न कि हमें कहाँ जाना है अनुत्तरित रह गया। ट्रक गांव के बाहर निकला तो कुछ औरतें रोने लगीं। एक आवाज़ आई, अरे अब शगुन मत कर, नए काम पे खुश होके जाओ। 3 घंटे हो गए, शहर पीछे छूट गए, खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। औरतों ने रोटी निकालकर बच्चों को दी, आदमियों को दी, फिर स्वयं खाने लगीं। खाली बैठे भूख जल्दी लगती है। दोपहर हो गई है, ट्रक चले जा रहा है। सतीश ने ड्राइवर के साथ आए आदमी से पूछा, भैया कितनी दूर जाना है अभी, कितनी देर में पहुंचेंगे? उस आदमी ने हाथ से इशारा करके बताया कि वो कुछ नहीं जानता, शायद गूंगा बहरा है या फिर कौन जाने, उसे बोलने से मना किया हो। और 1 घंटे बाद सड़क के किनारे बने सुनसान से ढाबे के सामने ट्रक रुका तो ड्राइवर ने उतर कर कहा, खाना शाना खा लो, फारिग हो लो, अब सीधे जलंधर जाके रुकेंगे, शाम हो जानी है। सारे लोग हैरान हैं जलंधर का नाम सुनकर। रास्ते में कई जगह ईंटों के भट्टे हैं, हमें इतनी दूर क्यों ले जा रहे हैं? सतीश ने ड्राइवर से कहा, जरा साहब जी से बात करा दो। जलंधर का तो हमने नाम भी ना सुना, ना ठेकेदार ने बताया, ना साहब ने। वो तो आगरा से ही दिल्ली चले गए। सुनकर सब उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। सतीश ने कहा, अभी कितनी दूर है जलंधर? हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, इतना लंबा सफ़र आज तक नहीं किया। कई औरतों को मतली हो रही है। यहाँ चाय पानी पी लो, मेरी ड्यूटी तो ट्रक को जलंधर पहुँचाना है, ड्राइवर ने कहा। आधे घंटे के बाद ट्रक चल दिया। अंधेरे में ट्रक शहर से दूर एक भट्टे पर पहुँचा और सबको उतार कर चला गया। भट्टे पर तैनात 2 चौकीदारों ने तिरपाल की झुकियाँ दिखाकर सामान रखने को कहा। ऐसे लगा मानो यहाँ कुछ दिन पहले तक लोग रह रहे थे। चूल्हे भी बने हुए हैं और पानी के लिए हैंडपंप लगा है। दोनों चौकीदार एक रेहड़ी में 2 बड़े पतीलों में दाल और रोटियां लेकर आए और सबको बांटने लगे। गुरुद्वारे का लंगर है ये। दूर किसी गुरुद्वारे से एक आवाज़ आ रही है, गुरु पुराई म्यारी राख लाही। वो अर्थ नहीं जानते, पर भगवान से दर्द में की गई पुकार मानो उनके ही भाव व्यक्त कर रही है। सबने खाना खाकर झुग्गियों की सफाई कर चादरें बिछाकर बच्चों को सुलाया और थकान से सब सो गए। सुबह होते ही चौकीदार ने कहा, जल्दी उठो, आटे का कट्टा और आलू प्याज लो और अपनी रोटी बनाओ, 9 बजे तक लाला जी आ जाएंगे। सतीश को सबने कहा कि लाला जी से हर बात पूछ लेना। लाला जी अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ कार में आए और ऑफिस में बैठ गए हैं। ये लाला जी तो बड़ी मूँछों वाले, ऊंची पगड़ी पहने हुए, चटक सफ़ेद पाजामा कुर्ता पहने हुए हैं। बॉडीगार्ड्स के पास पिस्टल हैं। एक गार्ड ने आते ही सब औरतों, बच्चों और आदमियों की लाइनें लगवाकर भट्टे के सभी कामों को बांट दिया है।
मिट्टी की मिक्सिंग, लोंदे बनाना, ईंटों के सांचों में माल भरना, सुखाना, सूखी ईंटों को ट्रॉली में भरकर चिमनी में ढकेलना। छोटे बच्चों को छोड़कर सबको काम शुरू करने का ऑर्डर दिया है। मिट्टी का एक ढेर साफ करने के लिए औरतों को लगाकर आदमियों को एक तरफ उगे झाड़ की सफाई शुरू करा दी है। अभी ईंटों के तैयार होने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। एक बॉडीगार्ड को वहीं छोड़कर दूसरे के साथ लाला जी अपनी गाड़ी में चले गए। उन्होंने मजदूरों से बात करना तो दूर, उनको देखा तक नहीं। उनकी गाड़ी जाते देख सतीश ने गार्ड से कहा, लाला जी से बात कब होगी? क्या कल वो आएंगे? पागल है क्या? लाला जी तुझ जैसे छोटे लोगों से बात नहीं करते, गार्ड ने जवाब दिया। सतीश का चेहरा तमतमा उठा। हम मेहनत करके खाते हैं, मजदूरी के रेट की बात करनी है। गार्ड चिल्लाया, चल दफ़ा हो यहाँ से, नहीं तो पिटेगा मेरे हाथों। मजदूरी का रेट पूछेगा तू? सतीश चुप्पी में ही अपनी भलाई समझकर काम में लग गया। दोपहर को सिर्फ आधे घंटे की छुट्टी दी गई है। गार्ड ऑर्डर दिए जा रहा है। 1 मिनट के लिए भी कोई रुके तो चिल्लाने लगता है। देर शाम तक काम करने के बाद थकी हुई औरतें मिलकर रोटियां सेकने में लग गई हैं। एक दूसरे का हाथ बटाते हुए पीहर की याद में गाने लगती हैं, जिसे सुनकर नई ब्याहता सरोज की रुलाई फूट पड़ती है। अभी दीपक के साथ उसकी शादी को 4 महीने ही हुए थे जब कमाने के लिए घर गांव सब छोड़कर यहाँ आए हैं। सतीश व उसके साथी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि लाला जी से कुछ नहीं पूछ सकते, काम का बोझ बहुत है। जितना रेट ठेकेदार ने बताया था वो मिले और भत्ता मिले तभी कुछ बचेगा, नहीं तो गांव में ही ठीक थे। लाला जी कभी कभी आते पर बॉडीगार्ड पूरा समय सतर्क रहता। उनके पास कोई मजदूर फटक तो जाए। बॉडीगार्ड साहब बन गया है। जरा मजदूर धीरे काम करते तो पिटाई शुरू कर देता। सब खून का घूंट पीकर रह जाते कि एक बार ईंट तैयार हो जाए फिर इसे देखते हैं। कड़ी मेहनत से 12 दिनों में 5000 ईंटें बनाकर सतीश ने उसे कहा, साहब 1000 ईंटों के 400 रुपये के हिसाब से हमारे 2000 रुपये दे दो। महीने बाद हर परिवार का 1000 रुपया भत्ता मिलना तय हुआ है। 2000 रुपये चाहिए? रोटी कौन दे रहा है? रहने को जगह किसने दी है? कितना एडवांस दिया है? उसको गार्ड थप्पड़ों और जूतों की नोक से मारने लगा। किशनी जोर से चीखी, मेरे आदमी को मत मारो, और रोने लगी। सब साथी इकट्ठे हो गए। सतीश की आंखों में खून उतर आया। एक बार तो गार्ड को लगा कि सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। उसने तुरंत उन्हें डराने के लिए पिस्तौल निकाल ली और एक हवाई फायर किया। सारे मजदूर डरकर कहने लगे कि कल ही वापस चले जाएंगे। वो बोला, यहाँ से परिंदा भी नहीं निकल सकता। जिंदा रहना है तो चुपचाप काम करते रहो, खाते रहो और रहते रहो। सतीश कराहते हुए उठकर बोला, साहब हमें कुछ एडवांस ना मिला है। हमें कही थी 1000 ईंट बनाने के 400 रुपये मिलेंगे। अब हम यहाँ ना रहेंगे, हमारा हिसाब कर दो। औरतें गार्ड के पांव पड़कर गिड़गिड़ाने लगीं, हम पे रहम करो, छोटे बच्चों पे तरस करो, हमें हमारे गांव पहुंचा दो। वो पत्थर दिल इंसान किसी के रोने से क्या पिघलता। अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक पर चला गया है। सब गांव के ठेकेदार को कोस रहे हैं, वही उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। अब आगे क्या करें, ये प्रश्न सबके मन में कौंध रहा है। सीमित राशन मिल रहा है। आधे भरे पेट के साथ किसी के काम में तेजी कम हो जाए तो डंडे खाने पड़ते हैं। गुरुद्वारे से रोज़ शाम को शब्द की आवाज़ आती है तो ईश्वर से शिकायत के साथ इस कैद से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। गांव में इतना भाईचारा ना था, पर अब सब मिलकर एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। इकट्ठे खाना बनाते और खाते हैं। सरोज का पैर भारी हुआ तो पता चलती औरतों ने गाकर व नाचकर दर्द के रंगहीन माहौल को खुशनुमा रंगों से भर दिया। गार्ड के डर से वो ईंटों के भरने उठाने के काम में लगी रहती। एक दिन पेट में तेज दर्द की मरोड़ ने सरोज की खुशियों का गला घोंट दिया। दवाई का कोई इंतज़ाम नहीं, डॉक्टर का तो मतलब ही नहीं था। सरोज का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अब तो बस एक ही धुन लगाए बैठी है कि वापस गाँव जाना है। सब औरतों ने बहुत प्यार दिया और समझाया कि आगे ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे मन के घाव प्यार के मरहम से भर रहे हैं, पर सरोज वो पहले वाली चुलबुली सरोज नहीं रही है। अपने पति दीपक से शिकायत है कि यहाँ उसे लेकर क्यों आया। सख्त पहरे में ईंटें बन रही हैं। दिन, सप्ताह और महीने बीते जा रहे हैं।
काम करते 5वां महीना शुरू हो चुका है। सतीश ने चारों तरफ देख लिया है। भागने की कोशिश सीमाओं पर लगे कटीले तारों के कारण व्यर्थ है। चौकीदार को विश्वास में लेकर कोई तरीका पूछने की हिम्मत भी करी, पर कुछ हल नहीं निकला। चौकीदार की ड्यूटी यही है कि गन लेकर चौकीदारी करता रहे और कोई भी ना यहाँ से निकले और ना ही बाहर से भट्टे में आए। एक दिन चौकीदार ने सतीश से कहा कि उसका भतीजा कॉलेज में ऊंची पढ़ाई कर रहा है। वो देखना चाहता है कि ईंटें कैसे बनती हैं और शायद तुम लोगों से कुछ पूछेगा। बाहर से तो यहाँ कोई कदम नहीं रख सकता, फिर वो कैसे आ सकता है? सतीश मन ही मन सोच रहा है। उसके प्रश्न को भांप कर चौकीदार ने कहा कि उसने लाला जी और साहब जी से अनुमति ले ली है, वो किसी दिन सुबह ही आ जाएगा। 2 दिन बाद सुबह जब औरतें रोटी सेक रही थीं और आदमी तैयार हो रहे थे, तो चौकीदार के साथ एक सुंदर नौजवान उनके सामने आ खड़ा हुआ और उन सबको कहा कि जो कुछ पूछा जाए उसका सही जवाब दें। सतीश सबसे पहले बोला, हमें क्या फ़ायदा होगा टाइम ख़राब करने का? साहब आ गए तो डंडे और पड़ेंगे। हमें तो अब तक 5 महीने से एक पैसा नहीं मिला है, बस ये रोटी मिल रही है। बच्चे दूध के लिए तरस गए हैं। हमें तो इस कैद खाने से निकलना है बस। आप पढ़े लिखे हो, हमारी कहीं सुनवाई करा दो। चौकीदार ने तुरंत जवाब दिया, उसे तो अपनी पढ़ाई के लिए लेख लिखना है, इसलिए तुम लोगों से कुछ पूछना है। ये कौन सा बड़ा अफसर लगा है जो अपना रौब दिखाकर तुम्हारी मदद कर देगा? उस नवयुवक ने अपना मोबाइल निकाला और सब लोगों के कामों के जगहों के फ़ोटो लेने लगा। उनसे पूछा कि कहाँ से आए, क्यों आए, इतनी दूर कैसे पहुँचे। चौकीदार चिल्लाया, यहाँ फ़ोटो बिल्कुल नहीं ले सकते, पता चलते ही तुम्हारे साथ मुझे भी गायब करवा देंगे साहब। अपना वाक्य पूरा कर पाता कि साहब यानी गार्ड की बाइक की आवाज़ आई। नवयुवक ने तुरंत मोबाइल बैग में डाल दिया। साहब ने नवयुवक से पूछा, इन लोगों से क्या प्रश्न पूछने आए हो? मुझे ईंटों के बनाने वाले मजदूर कैसे ईंट बनाते हैं, इस बारे में एक लेख लिखना है। साहब ने कहा, इसके लिए इनसे कुछ पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, आओ मेरे साथ। वैसे भट्टे तो बहुत हैं, तुम इसी भट्टे पर क्यों आए हो? चाचा की वजह से। सर ने और आपने परमिशन दी तभी आया हूँ। आप चाहते हैं कि मैं उनसे बात ना करूँ तो ठीक है, आप इन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। कहते हुए उसने एक पेपर साहब के सामने रख दिया। साहब ने एक नज़र से देखा कि प्रश्न ईंटें बनाने की विभिन्न क्रियाओं व अवस्थाओं के बारे में, साथ ही मजदूरी के रेट, काम के घंटे, बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम, दवाइयों की व्यवस्था आदि के बारे में है। साहब ने उसे तुरंत जाने का आदेश देकर कहा, जवाब तुम्हारे चाचा के हाथ भेज देंगे। मोबाइल देखें ज़रा, कोई फ़ोटो खींची है क्या? नवयुवक को ऐसी आशंका पहले ही थी, सो उसने बैग आके करके कहा, आप मेरा मोबाइल चेक कर लें। हम जैसे ही पहुँचे कुछ मिनटों बाद आप भी आ गए। मज़दूरों से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब हम चलते हैं। चाचा के पैर छूकर वो निकल गया। 1 महीना और निकल गया है। सब निराश होने लगे हैं कि इस गुलामी के जाल से कैसे छुटकारा मिलेगा। अंत तो हर बुराई का होता है। एक सुबह एक NGO और पुलिस बल ने भट्टे पर छापा मारा है और सभी मजदूरों व उनके परिजनों को पुलिस ट्रक में भरकर पुलिस थाने ले आए हैं। साहब और लाला जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी गई है। ऐसे बड़े लोग गिरफ्तार नहीं हो पाते या फिर केवल औपचारिकता के नाते ही होते हैं। औरतें सबको अश्रुपूर्ण आँखों से आशीष दे रही हैं। परमात्मा भला करे इन सबको, हमें कैद से निकाल दियो। सतीश साथियों से कह रहा है कि ज़रूर उस नौजवान की वजह से उन्हें मुक्ति मिली है। 12 मार्च 2025 को देश के नामी अखबार में खबर छपी है कि कई राज्यों में NGO के द्वारा बंधुआ मजदूर मुक्त कराए जा रहे हैं। सख्त कानूनों के बावजूद आज भी बंधुआ मजदूर और बाल मजदूर मिलते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्यों में मजदूरों को किसी बड़े ठेकेदार को मोटी रकम देकर अच्छी दिहाड़ी के सब्ज बाग दिखाकर ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें बंधुआ बनाकर रखा जाता है। NGO के संचालक ने पुलिस थाने पर ही पत्रकारों को बुलाकर मुक्त कराए गए मजदूरों को दिखाते हुए बताया है कि पूरे देश में जान पर खेल कर उनके कार्यकर्ताओं ने 25,000 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया है। इनमें 5,000 बच्चे भी शामिल हैं। कानूनी रूप से इन मुक्त हुए मजदूरों को पुनर्वास के लिए 1 से 3 लाख रुपए सरकार की ओर से देने का प्रावधान है।
लेकिन इनको वो मुक्ति प्रमाण पत्र ही नहीं मिल पाता जिसमें इन्हें बंधुआ घोषित किया जाता हो। लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और निर्णयों में देरी से इनका शोषण करने वाले बड़े लोग बच जाते हैं। ये केवल मुक्ति से खुश हो जाते हैं। पत्रकार रिकॉर्डिंग के साथ साथ फिल्म बना रहे हैं और फ़ोटो ले रहे हैं। ऐसी फिल्में ही ऑस्कर अवार्ड व देश विदेश के अन्य फिल्म अवार्डों के लिए नॉमिनेट होती हैं, जो देश की गरीबी को, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव को, बंधुआ व बाल मजदूरी को प्रमुखता से दिखाती हैं। पहले सपेरों के देश की छवि बनाई थी, अब भुखमरी, शोषण, अन्याय, आपसी भेदभाव आदि विषयों पर आकर्षक फिल्में बनाकर प्रतिष्ठा व अवार्ड प्राप्त किए जा रहे हैं। अछनेरा गांव के सब मजदूरों को एक दिन के लिए पुलिस ने शरण गृह में रखा है। कल पुलिस ट्रक से उनके गांव छोड़ा जाएगा। सुबह पुलिस की निगरानी में उनको खाना देकर ट्रक में बैठाया जाने लगा तो पुलिसकर्मी ने देखा कि अखबार में पहले पेज पर अपने थाने के मजदूरों की मुक्ति की खबर फ़ोटो सहित प्रकाशित हुई है। कुछ मजदूरों की अलग अलग फ़ोटो है, जिनमें एक फ़ोटो सतीश व उसके परिवार की है। किशनी बोली, मोए पतो होती फ़ोटो छपेगो तो लहरिया की लाल साड़ी पहनती। सतीश ने हंसकर दोनों बच्चों को गोद में बिठाया और कहा, जो तैने ताने ना मारे होते तो हम जाते भी ना और ना मुसीबत झेलते, फिर हमारी फ़ोटो भी ना छपती। किशनी हंसते हुए बोली, दुखों के बादलों में दूर छिपे हुए तारों को ढूंढने की सामर्थ्य ही इनकी शक्ति है। सब प्रवासी पक्षियों की तरह वापस घर लौटने के लिए उड़ान भरने को आतुर हैं। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी पंख मिल गए। हृदयहीन अमीर लोग और धोखेबाज ठेकेदार कैसे सब्ज़बाग दिखाकर गरीब लोगों को बंधुआ मजदूरी के लिए फंसाते हैं, यही इस कहानी की विषय वस्तु है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।